इंटर की परीक्षा पास कर नलिनी ने जिस कॉलेज में प्रवेश लिया, इत्तेफाक से उसकी हमशक्ल ज्योति नाम की एक लड़की ने भी उसी कक्षा में दाखिला लिया। शुरू शुरू में तो लोग समझते रहे कि दोनों सगी जुड़वा बहनें होंगी, परंतु धीरे धीरे पता चला कि ये बहनें नहीं हैं, तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों के आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब ज्योति ने बताया कि वह इस वर्ष ही कानपुर से यहाँ आई है और नलिनी को जानती तक नहीं। इस चर्चा के कारण दोनों गहरी मित्र बन गई। ज्योति तो बहुत मेधावी व चंचल थी, परंतु नलिनी थोड़ी संकोची व अपने में सिकुड़ी सिमटी थी। ज्योति जीवन की भरपूर हिलोरे लेती नदिया सी लहराती बहती दिखती थी, वहीं नलिनी शांत स्थिर जल के समान थी। यही अंतर दोनों में भेद रख सकता था, वरना यदि दोनों को समान वेशभूषा वे समान बालों की बनावट कर खड़ा कर दिया जाता तो उनके अभिभावक तक धोखा खा सकते थे। धीरे धीरे ये बात उनके घरों तक भी पहुंची। नलिनी के घर में कोई तवज्जो नहीं दी गई। हंसी हंसी में बात उड़ गई। शायद विपुला की स्मरण शक्ति भी धूमिल पड़ चुकी थी। वकील साहब यानी नलिनी के पिता ने एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। वैसे भी वे बेटे को महत्व ही कब देते थे, किंतु ज्योति के पिता डॉक्टर प्रशांत ने जब यह सुना तो उन्हें थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उनकी एकमात्र संतान ज्योति ही थी। वे उसकी खुशियों का इतना अधिक ख्याल रखते थे कि उसकी छोटी छोटी बातों को भी पूरा करके उन्हें संतोष मिलता था। पत्नी नवजात शिशु को जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। वे इसी बच्ची को चिपकाए रहे। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनकी सारी खुशियां ज्योति के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। ज्योति के कॉलेज में वार्षिकोत्सव था। डॉक्टर प्रशांत हमेशा की भांति वहां गए। ज्योति अपनी सहेली नलिनी को अपने पिता से मिलवाने ले गई। नलिनी ने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। डॉक्टर प्रशांत तो यह समानता देख ठगे से रह गए। वे उसे एकटक निहारते रहे। यह देख ज्योति उनकी आंखों के आगे हाथ से पंखा करती हंसती हुई बोली, पिताजी कहाँ खो गए? है ने बिल्कुल मेरी तरह। वे मानो उसको देखते ही अपनी सुध-बुध क्षण भर को खो बैठे थे। सामान्य होते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सकुचाते हुए वह बोली, नलिनी। तुम्हारे माता पिता भी आए हैं? नलिनी दुखी स्वर में बोली, नहीं। क्यों? पता नहीं, शायद दिलचस्पी नहीं ली है। वे एक कटु मुस्कान छोड़ उसे पुचकारते से स्वर में बोले, अच्छा बेटा जाओ। ज्योति नलिनी का हाथ पकड़ उछलते कूदते छात्राओं की पंक्ति में जाकर बैठ गई। डॉक्टर प्रशांत कार्यक्रम तो जरूर देख रहे थे, पर उनका पूरा ध्यान कहीं दूसरी ओर था। बैठे बैठे उन्हें ध्यान आया कि नलिनी के घर का पता वे फ़ोन नंबर पूछना तो वे भूल ही गए। जो ही समारोह समाप्त हुआ, उनकी बेटी ज्योति पास आई और बोली, पिताजी नलिनी को भी ले चलें, उसके घर पर छोड़ देंगे। क्यों? क्या उसके घर से उसे लेने कोई नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, उसका भाई आया होगा, परंतु मैं उसका घर देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। नलिनी का भाई सचमुच मोटरसाइकिल लिए खड़ा था, परंतु ज्योति ने हट करके उसे अपने साथ कार में बैठा लिया। नलिनी भी कुछ नहीं बोली। इसी बहाने डॉक्टर प्रशांत भी उसका घर देख लिया। वह उतरने लगी तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा यहाँ फ़ोन है? घर पर नहीं है, पिताजी के दफ्तर में है, ज़रा नंबर बताना। डॉक्टर प्रशांत ने जेब से छोटी सी डायरी निकाली और नंबर नोट किया। नमस्ते व धन्यवाद कहकर नलिनी घर में चली गई। डॉक्टर प्रशांत रात भर ठीक से सो नहीं सके। बड़ी उथल पुथल सी उनके हृदय में मची रही। दो लड़कियों की शक्ल सूरत व उम्र की इतनी समानता देख वे दुविधा में पड़ गए थे। अगले दिन उन्होंने नलिनी के पिता को फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन पर ही अपना पूरा परिचय दिया और पूछा, क्या आपकी बेटी नलिनी का जन्म 4 जनवरी 1974 को कानपुर के भारत अस्पताल में हुआ था? उधर वकील साहब का स्वर गूंजा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तारीख और सन मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि मेरे बेटी की जन्मतिथि भी वही है।
समय मैं बता देता हूँ। रात के करीब 12:10। डॉक्टर प्रशांत फ़ोन पर ही चकित हो उठे। इसी समय के आसपास तो उनकी बेटी भी पैदा हुई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभी तक किस्से कहानियों में ही ऐसी बातें पढ़ने को मिलती थी, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा हो सकता है? उनका जिज्ञासु वैज्ञानिक मन यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि समान कदकाठी के चेहरे मोहरे की दो लड़कियां दो भिन्न परिवारों में पैदा हो सकती हैं। डॉक्टर प्रशांत बड़े चुपचाप से रहने लगे। कहीं खोए खोए से घंटों सोचा करते, पर कोई निष्कर्ष निकलने में सफल नहीं हो पाते। ज्योति भी पिता की इस स्थिति से अनभिज्ञ थी, परंतु उनके दुख व चिंता का कारण भी वह समझ नहीं पा रही थी। एक दिन पिता के गले झूलते हुए बोली, क्या मुझसे कोई गलती हो गई पिताजी? नहीं बेटे, फिर आप इतना गुमसुम क्यों रहते हैं? मुझे आपका इतना गंभीर होना अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर प्रशांत बेटी के गाल थपथपाकर हंस दिए और बोले, बेटा तुम अपनी सहेली को इतवार के दिन घर ले आना, हम सब बैडमिंटन खेलेंगे। ज्योति खुशी खुशी चली गई। डॉक्टर प्रशांत का वैज्ञानिक दिमाग कुछ परीक्षण कर लेना चाहता था। इतवार को गाड़ी ले ज्योति अपनी सहेली के घर उसे लाने गई तो डॉक्टर प्रशांत लॉन में ही बेचैनी से टहलते रहे और सोचते रहे अपने प्रशिक्षण के बारे में। इंतजार में घड़ियां बीत रही थी और ज्योति का कहीं अता पता नहीं था। अंत में गाड़ी बंगले में दाखिल हुई, परंतु यह क्या, नलिनी तो उसके साथ नहीं थी। यह तो कोई और ही लड़की थी। ज्योति को क्या मालूम कि उसके पिता के दिमाग में क्या गूंज रहा है, या वह किस विशेष सहेली को लाने को बोले थे। वह पास आकर बड़ी शान से बोली, चलिए अब खेलते हैं। गीता बेजोड़ है बैडमिंटन में। डॉक्टर प्रशांत इस पर क्या बोलते, उनका तो तीर खाली चला गया था। वे धीरे से बोले, और वह तुम्हारी सहेली क्या नाम बताया था? हाँ, नलिनी। उसे क्यों नहीं लाई? ज्योति हंस दी। पिताजी, उसे खेलने में विशेष दिलचस्पी नहीं है। डॉक्टर प्रशांत ने मन ही मन अपने को कोसा। चूंकि वे बेटी से वादा कर चुके थे, इसलिए बड़े बड़े मन से बैडमिंटन खेलने लगे। बच्चों के साथ खेलते खेलते थोड़ी देर को वास्तव में भूल गए अपने प्रशिक्षण व उसके परिणाम को, और उनके साथ नोकझोंक करके खेलने लगे। एक दिन इत्तेफाक से नलिनी सव्य अपने भाई के साथ डॉक्टर प्रशांत के क्लिनिक पहुंच गई। उसके गाल में सूजन आ गई थी, अंदर की दाढ़ में काफ़ी दर्द था। डॉक्टर प्रशांत को तो मानो बिना लाग लपेट के प्रशिक्षण करने का सुराग हाथ लग गया था। कहाँ तो उन्होंने सोचा था कि ज्योति जब नलिनी को घर लेकर आएगी तो खेल तो एक बहाना होगा। वास्तव में तो उसका दंत प्रशिक्षण मजाक मजाक में कर अपनी शंका दूर करेंगे। उन्होंने नलिनी का मुख खोलकर प्रशिक्षण किया। उसका इलाज तो किया ही, साथ ही यह भी नोट किया कि नलिनी के पीछे संपूर्ण दांत ने होकर केवल 2 ही दांत हैं। सुबह उन्होंने ज्योति को बुलाया और उसका दंत प्रशिक्षण किया। वे दंग रह गए। उसके भी पीछे केवल 2 ही दांत थे। उन्हें विश्वास हो गया कि ज्योति व नलिनी दोनों जुड़वा ही हैं। ज़रूर किसी ने बीच में शरारत की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी एक बेटी किसी ने चुराई हो। उनका मन व्याकुल हो उठा। डॉक्टर प्रशांत तो पत्नी के प्रसव के 8 माह पूर्व ही विदेश चले गए थे। उन्हें तो जब पत्नी के निधन का समाचार मिला था तब भागे चले आए थे। उनकी जिज्ञासा उन्हें कानपुर खींच ले गई। उन्होंने अस्पताल से सारी रिपोर्टें निकलवाई, परंतु व्यर्थ। रिकॉर्ड में तो एक ही बच्चा लिखा हुआ था। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें नलिनी का रिकॉर्ड देख लिया जाए। पहले तो अस्पताल के कर्मियों ने इनकार कर दिया, परंतु डॉक्टर प्रशांत को वहाँ के डॉक्टर मल्होत्रा बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कह सुनकर नलिनी का रिकॉर्ड निकलवा दिया। विपुला के 2 जुड़वा बच्चे होने का रिकॉर्ड था। उन्होंने देखा वजन के स्थान पर एक बच्चे का वजन स्वस्थ बच्चे के वजन के बराबर काटकर लिखा गया था। यह बात वे समझ नहीं सके
कि आखिर जुड़वा बच्चों के वजन में इतनी असमानता कैसे, जबकि जुड़वा बच्चों का वजन जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे जितना नहीं होता। ऊपर से लड़के का वजन काटकर ही लिखा हुआ था। यही नहीं, मात्रा भी की थी, मानो भूल से लड़की दिख दिया गया हो। उन्होंने फिर अपनी फाइल देखी, कहीं कुछ कटापिटा नहीं था। इतना उनके दिमाग में दौड़ा भी नहीं कि बेटा को बेटी करने में या लड़का को लड़की करने में कहीं काटने पीटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वे चुपचाप घर लौट आए। पहेली हल नहीं हुई थी। यदि ज्योति नलिनी की बहन थी तो उनका बच्चा कौन था, वह कहाँ गया? उनकी उत्सुकता इतनी तीव्र थी कि वे दिन रात सोचते ही रहते। नलिनी ज्योति से मिलने अक्सर आ जाती। उसे बड़ा आनंद आता जब डॉक्टर प्रशांत उन दोनों के साथ गपशप में व्यस्त हो जाते। एक दिन डॉक्टर प्रशांत ने नलिनी व ज्योति के खून का परीक्षण किया। दोनों के कार्डियोग्राफ, उंगलियों के चिन्ह, विभिन्न अंगों के एक्सरे, कानों के पर्दे, आंखों के अंदर की नसों आदि की फोटो ले डाली। ज्योति ने हंसते हुए कहा, नलिनी, पिताजी शायद ये देखना चाह रहे हैं कि हम किसी गंभीर रोग से पीड़ित या पीड़ित होने वाली तो नहीं हैं। उन्हें ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है। डॉक्टर प्रशांत ने जितने भी प्रशिक्षण किए उनसे यही साबित हुआ कि दोनों लड़कियां जुड़वा बहनें ही हैं। वे दुविधा में डूबे सोच रहे थे कि अंतिम वे मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण रह गया है। यदि वे प्रशिक्षण हो हल्ला करके करेंगे तो हो सकता है उन्हें अपनी ज्योति से हाथ ना धोना पड़ जाए, और यदि लड़कियों को मूर्ख बनाकर करना चाहेंगे तो वे तैयार नहीं होंगी किसी सूरत। प्रशिक्षण भी तो अजीबोगरीब था। यदि लड़कियों को राजी करने का प्रयत्न करते तो वे उन्हें पागल ही समझती। किसी घायल व्यक्ति का अगर मांस कहीं से उखड़ जाए तो उसी की जांघ का मांस उस स्थान पर लगाया जाता है, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति का मांस कटे स्थान पर लगाने से वह सूख जाता है। यहाँ तक कि उस घायल व्यक्ति के माँ, बाप, भाई, बहन का मांस भी काम नहीं दे सकता। फिर जुड़वा भाई या बहन का मांस काम दे सकता है। अब इस परीक्षण के लिए भला जवान लड़कियां कहाँ से तैयार होती? डॉक्टर प्रशांत ने सोचा, सारे प्रशिक्षण अभी तक पक्ष में गए हैं, फिर इस एक प्रशिक्षण को लेकर शंका को शंका बने रहने देना कोई अक्लमंदी नहीं है। वे जान गए थे कि दोनों लड़कियां एक ही माँ की हैं, परंतु एक प्रश्न खड़ा था, फिर उनका बच्चा कहाँ गया? क्या किसी ने बच्चे बदल दिए? पर क्यों? यह प्रश्न वे सुलझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ज्योति देखने में सुंदर, स्वस्थ बच्चे के रूप में थी और अपने यौवन के चढ़ते और भी निखर आई थी। लंगड़ी, लूली, गूंगी, काली, कोई भी दोष तो ना था। फिर किसी ने क्यों बदला? वे इस गंभीर प्रश्न में उलझे हुए थे कि उनके एक मित्र ने टोका, क्या बात है प्रशांत, कुछ परेशान से दिखते हो? कोई स्त्री अपना बच्चा किसी दूसरे से किन किन कारणों से बदल सकती है? उसके मित्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपने भारतीय समाज में सबसे प्रमुख व पहला कारण तो लड़का है, जिसे पाने के लिए वे पूरा वाक्य न कह पाए थे कि प्रशांत बोले, धन्यवाद, तुमने मेरी गुत्थी सुलझा दी। डॉक्टर प्रशांत के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। रिकॉर्डों पर लिखी हस्तलिपि उन्हें याद हो गई, जिसमें लड़की शब्द के ऊपर की मात्रा कटी थी और वजन भी काटकर सामान्य बच्चे का लिखा गया था। उन्हें विश्वास हो गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, परंतु फिर भी एक दुविधा थी। नलिनी के पिता एक प्रतिष्ठित वकील थे, जिनके पास न धन की कमी थी और न ही विद्वता की। डॉक्टर प्रशांत एक दिन बिना बुलाए मेहमान की तरह नलिनी के घर पहुंच गए। वकील साहब से परिवार घर पर ही थे। नलिनी ने उनके साथ ज्योति को ना देखकर पूछा, चाचा जी, ज्योति नहीं आई? वे हंसकर बोले, नहीं बेटे, मैं घर से थोड़े ही आ रहा हूँ। मैं तो सीधे क्लिनिक बंद कर तुम्हारे घर आ दमका, तुम्हारे हाथ की चाय पीने। उनके इतना खुलकर बोलने से सब हंस पड़े। वकील साहब बोले, चाय है क्यों, और कुछ पीना चाहेंगे तो वह भी मिलेगा। उन्होंने बड़ी शिष्टता से इशारा समझाते हुए कहा,
क्षमा करें, मैं इसके सिवा कुछ और नहीं पीता। विपुला भी शिष्टाचारवश आकर बैठ गई थी। वकील साहब के बच्चों ने बारी बारी आकर नमस्ते की तो वे पूछ बैठे, इनमें से जुड़वा कौन है? इस अकस्मात किए गए प्रश्न पर विपुला चौंक सी गई। नलिनी भी ताज्जुब में पड़ गई, क्योंकि उसने कभी ज्योति से अपने जुड़वा भाई होने की बात कही ही नहीं। नलिनी और यह मेरा बेटा दीपक, ये दोनों जुड़वा हैं वकील साहब, मुस्कुराते हुए बोले डॉक्टर प्रशांत। ताज्जुब से तो देख रहे थे पर विचलित तनिक ना हुए। बेटे की ओर वे टकटकी लगाए देखते रहे। बिल्कुल चेहरा मोड़ा, नैन नक्श उनके जैसा ही था। एक विचित्र सी तरंग उनके हृदय में दौड़ गई, परंतु सामान्य स्वर में बोले, वकील साहब, लोग जाने कैसे हैं, बच्चों की अदला बदली करने में शर्म महसूस नहीं करते। एक लड़के के लिए लोग दूसरे का बच्चा चुरा लेते हैं। वकील साहब, जो वास्तव में कुछ भी नहीं समझने की स्थिति में थे, मेहमान की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हो सकता है साहब, इस दुनिया में कुछ भी संभव है। संभव नहीं वकील साहब, ऐसा हुआ है। एक केस हमारे पास ऐसा है जिसे मैं चाहूँ तो एक दंपत्ति को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा सकता हूँ, पूरे प्रमाण के साथ। डॉक्टर प्रशांत कुछ ज़्यादा जोश में कह गए। विपुलों का तो बिजली का करंट सा लग गया, वह सुनसी पड़ गई। वकील साहब को तो जोश से कोर्ट में जिरह सुनने और कहने की आदत सी थी। वे प्रभावहीन बने देखते रहे। डॉक्टर प्रशांत शायद अपने को तब तक काबू में कर चुके थे। वे मुलायम पड़ते रूखी हंसी हंसते हुए बोले, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं। यह कहते हुए उन्होंने तिर्यक दृष्टि विपुला पर डाली, जो सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उनके जाने के बाद वकील साहब विपुला से इतना भर बोले, डॉक्टर प्रशांत ऐसे कह रहे थे मानो उनका कटाक्ष हम पर ही हो। विपुला पति के मुंह से ये सुन और भी डर गई। उसका अनुमान अब और पक्का हो गया कि डॉक्टर इशारे में उन्हीं को यह कह रहे थे। शिथिल निहाल सी विपुला कुछ भी न बोल पाने की स्थिति में जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रही। उसकी आंखों के आगे अपना अतीत साकार हो उठा। नामी वकील जगदम्बा प्रसाद की पत्नी बनने से पूर्व विपुला कितनी चंचल थी, किंतु उसकी हंसी व अल्हड़ता शादी के 7 फेरों के साथ बीच ही शायद स्वाह हो गई थी। ससुराल के एक ही चक्कर के बाद किसी ने मायके में उसे हंसते खिलखिलाते बात बात पर उलझते नहीं देखा। जगदम्बा प्रसाद के टीपदार व्यक्तित्व के आगे वह इतनी अदनी होती चली गई कि धीरे धीरे उसका अपना अस्तित्व ही विलीन हो गया। जगदम्बा प्रसाद के बेबुनियादी क्रोध पर कई बार उसके मन में आया कि छोड़ छाड़ कर मायके चली जाए, पर वह हर बार उसे तमाम ऊंच नीच समझा और अपनी असमर्थता जता वापस भेज देती थी। जब प्रथम बार कन्या हुई तो विपुला पति की आंखों में उतरे क्रोध व शोक को देखकर कांप उठी थी। वकील साहब उपस्थित प्रियजनों के सम्मुख तो कुछ नहीं बोले, किंतु एकांत पाते ही दांत पीस विपुला को यह जताना नहीं भूले, लड़की ही पैदा करनी थी। विपुला के आंखों में आंसू डबडबा आए। वह चुपचाप मुंह दूसरी तरफ कर सिसकने लगी। दूसरी बार प्रसव कक्ष में सरबती भी विपुला के साथ थी। नवजात शिशुओं के रुदन के बीच ही सरबती का चेहरा लटक गया था। उसका मुंह देखते ही विपुला का चेहरा व्याह पड़ गया था। परिणाम तो सबरमती के चेहरे पर परिलक्षित था, किंतु फिर भी उसने प्रश्न भरी निगाह सरबती पर डाली थी। सरबती अटक अटक कर बोली थी, मालकिन, अब के तो दोनों जुड़वा बेटियां हैं। विपुला पर तो मानो वर्ज गिर पड़ा। वह उसकी ओर जीवन दान मांगती सी इतना भर कह पाई। सबरबती कुछ सोच वह बर्दाश्त न कर पाएंगे और वह बेहोश हो गई। सरबती विपुला के दर्द और घाव को समझती थी, पर अनपढ़ गरीब किस बल पर उसका साहस बनाती। उसको जो सूझा उसने किया। विपुला को घंटे भर बाद होश आया तो वकील साहब को तनिक संतुष्ट व प्रसन्न देख उसकी फटी आंखों से चारों तरफ निहारने लगी। कहीं सपना तो नहीं देख रही।
या इतने वर्षों तक वह अपने पति को ही भलीभांति नहीं जान सकी। इतने में वकील साहब तनकर बोले, देखना बेटे को बैरिस्टर बनाऊंगा। बैरिस्टर, वह चौंकी, मानो सपनों की दुनिया से वास्तविकता में आ गई हो। वकील साहब ने बेटे को उसकी बगल में लिटा दिया था। वह मूक, ठगी सी, कृतज्ञ सबरवती की ओर ताकने लगी। थोड़ी देर बाद वकील साहब घर पर चले गए थे। विपुला ने दोनों हाथों से कंगन उतारते सरबती को इशारे से अपने पास बुला और कंगन दिए और फपक कर रो पड़ी। सरबती ने धीरे से बताया था, चिंता नहीं करो बहू जी, एक डॉक्टर के बेटा हुआ है, उससे बदल लिया है। इसके बाद बड़ी देर तक सरबती खुसुर फुसुर कर बताती रही अपनी वीर गाथा कि कैसे नर्स को लोभ दिलाकर उसने यह सफलता मिली। विपुला सुन तो रही थी, पर पीड़ा भी उसे हुई इस कृत्य पर। फिर भी सरबती की कृतज्ञ थी, जिसने अपने गले में पड़ी सोने की चेन तुरंत नर्स के हाथ में रख दी थी। अचानक विपुला को वकील साहब ने जोर से झकझोरा तो उसकी तंद्रा टूटी। वह हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। वे बोले, तुम अभी तक यूं ही मुंह लटकाए बैठी हो। विपुला अपना सिर पकड़ बिना कुछ कहे वहाँ से चल दी। नलिनी ने पूछा, माँ सिर में दर्द है? दीपक ने भी कहा, मैं सिर दबा दूँ? विपुला इनकार में सिर हिलाती एक लंबी सांस खींचकर बोली, मुझे अकेला छोड़ दो, कोई बात मत करो, पर माँ खाना तो खा लो। दीपक ने कहा तो विपुला शून्य में देखती हुई बोली, भूख नहीं है। इतना कह विपुला कमरे में सोने चली गई। नींद उसे कहाँ आने वाली थी। वह आंखों में आंसू भरे करवटें लेती रही। कभी अपनी कायरता पर रोती, कभी अपराध बोध त्रस्त कर देता। हाय, क्यों इतना भय समा गया था किसी की कोख से बेटा छीने लेने का, जो अपराध किया। उससे तिल तिल जलती ही रही हूँ, कोई सुख नहीं पाया। इतने वर्षों तक घुट घुट कर जीती रही, पर अपने को कभी माफ़ नहीं कर पाई। अपनी ही नज़र में जब व्यक्ति गिर जाए तो उसका जीना मरना एक समान होता है। अगले दिन विपुला नलिनी से ज्योति के घर का पता पूछ चली गई। उसे देखते ही डॉक्टर प्रशांत व्यंग्य से मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था आज आप में से कोई या दोनों पति पत्नी आओगे ज़रूर। इस कारण ही मैं क्लिनिक बंद कर घर में बैठा हूँ। फिर लंबी सांस छोड़कर गंभीरता ओढ़ ली। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विपुला सिर झुकाए अपराधी की भांति कुछ क्षण सूखे होंठ चाटती रही। सहसा फूट फूट कर रो पड़ी। रुदन थमा तो बोली, डॉक्टर साहब, मैं आपकी अपराधीन हूँ, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। मैंने अपने स्वार्थ के कारण आपका बेटा छीना, पर विश्वास कीजिए, यह कदम मैंने बेटी बेटे के भेद के कारण नहीं, बल्कि अपने पति के भय से उठाया था। फिर भी कुछ भी हो, मैंने यह अपराध किया तो अपने स्वार्थ के लिए ही ना, इसलिए सज़ा मिलनी ही चाहिए। यह सच है कि ज्योति मेरी ही बेटी है और दीपक आपका बेटा है। मैं स्वीकार करती हूँ, सज़ा भोगने को भी तैयार हूँ। उसने अंतिम वाक्य सजल नेत्र ऊपर उठा सीधे उनकी आंखों में झांकते हुए कहा। डॉक्टर प्रशांत फिर भी चुप रहे। वह आगे बोली, आप अपना दीपक दावा करके ले लीजिए। क्यों आज पति का भय नहीं रहा? भय आज भी है, परंतु उसको सहने की ताकत मुझ में पैदा हो गई है, जोर देकर निर्भीकता से बोली विपुला। ज्योति ने सब कुछ सुन लिया था। कमरे की ओर से उनको सामने आते हुए बोली, पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। इतना कह उनके पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर प्रशांत अचकचा गए। इस स्थिति की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उसे उठाते हुए ताज्जुब से पूछा, तू कब कॉलेज से आई? छी, बिटिया पाँव नहीं पड़ती। तू रो क्यों रही है पगली? तेरे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। उसे दुलारते समझाते बोले, तू तो मेरे शरीर का हिस्सा है। ज्योति में दीपक लेकर क्या करूँगा जब ज्योति ही नहीं होगी? तू तो सचमुच मेरी ज्योति है। यह कहकर उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से चपत लगाई और कहा, तू दुखी मत हो, हम ये शहर ही छोड़ देंगे। मैं जल्लाद नहीं हूँ जो तुझे ऐसी जगह झोंक दूँ
जहाँ बेटियों के जन्म का भय समाया हो। तू तो मेरा बेटा और बेटी दोनों ही हैं। नहीं पिताजी, मुझे पता है आप मुझे मानसिक रूप से असुरक्षित नहीं देखना चाहते हैं, पर मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ। मैंने आज तक बहुत लाड़ प्यार और दुलार आपसे पाया है। यद्यपि मैं आपको खोना नहीं चाहती, पर आपको बेटे से वंचित रखना। चुप! जोर से बीच में ही उन्होंने टोका। बहुत बोलने लगी है। विपुला आगे बढ़कर ज्योति से आंखें मिलाने का साहस नहीं कर सकी। गले लगाना तो दूर रहा। वह बोली, डॉक्टर साहब, मैंने आप जैसे महान व्यक्ति के साथ धोखा किया है। मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैं दंड की ही अधिकारिणी हूँ। इतना कहकर वह फिर रोने लगी। डॉक्टर प्रशांत को विपुला पर क्रोध तो आ रहा था, पर वे उसे सज़ा भी नहीं देना चाह रहे थे। कुछ चिढ़कर बोले, जानती हैं आपको भेद तब क्यों लग रहा था? क्योंकि आप मोह में फंसी थी, और आज अपराध बोध, शायद आपकी अपनी देह से ही ममता छूट गई है, इसलिए भयभीत नहीं है। डॉक्टर साहब, सही कहा आपने। आज मैंने जान लिया है, जो मनुष्य भयवश झूठा आचरण करता है वह पशु से भी बदतर है। डॉक्टर प्रशांत के चेहरे की कठोरता कुछ कम हुई। उन्होंने सोचा, सजा के बजाय क्षमा अधिक वीरतापूर्ण कार्य है। क्षमा जो वीर पुरुष का आभूषण है। अपने कुटुंब और परिजन के लिए तो सभी त्याग करते हैं, पर जो दूसरों के लिए करे वही प्रशंसनीय है। फिर अपकार का बदला अपकार नहीं बल्कि उपकार ही हो सकता है। जिस पौधे को उन्होंने सींचकर बड़ा किया ही नहीं, उससे मोह उत्पन्न होगा भी कैसे, और ने ही वह उन्हें अपना पाएगा। विपुला दोनों हाथ जोड़ बड़ी निर्भयता से परिणाम जानने के लिए उनके आगे खड़ी थी। डॉक्टर प्रशांत बड़ी दृढ़ता से बोले, आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मैं इसी से प्रसन्न हूँ। अब आप जा सकती हैं। और हाँ, जो पहेली आपने आज तक अपने तक सीमित रखी है, आगे भी रख सकती हैं। मेरी ज्योति मुझे प्राणों से प्यारी है। शायद आप मेरा अभिप्राय समझ गई होंगी। विपुला आश्चर्य से कुछ पल उनकी ओर ताकती रही, फिर उनके चरणों में झुक गई। डॉक्टर साहब, आप सचमुच महान हैं।